अभी हमने एक मेथड सीखा है जिसका नाम था ग्राफिकल मेथड, अब आ गया सब्सटीट्यूशन मेथड। तो पहले तो थोड़ा सा इस वर्ड को ही देख लो कि सब्सटीट्यूट का मीनिंग क्या होता है। अगर आपने कभी फुटबॉल का मैच देखा हो तो उसमें ये अलाउड होता है कि एक प्लेयर अगर ठीक से ना खेल पा रहा हो या उसको कोई इंजरी हो जाए तो वो क्या करते हैं कि उस प्लेयर को बाहर बुला लेते हैं और उसकी जगह दूसरे को भेजते हैं। तो वहाँ रेफरी को इन्फॉर्म करना होता है कि मेरा सब्सटीट्यूट अब ये है। सब्सटीट्यूट का मतलब जो मेरी जगह आया है। तो बेसिकली यही सेंस में यहाँ पे ये यूज़ होगा। हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी उस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। देखिए कैसे, एक एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में है। अ, इसको ले लिया हमने इक्वेशन 1 और इसको लिया इक्वेशन 2। ठीक है, नाम लिखने के बाद इसको ईजी हो जाएगा हैंडल करना। तो मैंने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 1 को लेके चले तो मेरे पास है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। तो मैंने क्या किया, इस 15y को इधर शिफ्ट करा दिया। तो क्या बनेगा, 7x इज इक्वल टू 2 प्लस 15y। ये माइनस का 15y उधर जाके प्लस हो गया। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 15y, और ये जो 7 है ये वाला 7 ये अपॉन में आ जाएगा इधर। तो यहाँ बन जाएगा ऐसे अपॉन 7। ये जो x की एक तरह से वैल्यू आई है इन टर्म्स ऑफ y, इसको हमने नंबर 3 नाम दे देना है। ठीक है, क्या किया, इक्वेशन 1 में से जो इक्वेशन 1 है उसमें से x का वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ y की टर्म्स में, और उसका नाम रख दिया 3। फिर हमने करना है यूजिंग 3 इन इक्वेशन नंबर 2 के जो 3 वाला रिजल्ट है इसको इक्वेशन 2 में पुट करा दो। तो इक्वेशन 3 में है क्या, x का वैल्यू है। तो यहाँ 2 में जाओ और x की जगह पे ये वैल्यू रख दो। तो वो क्या बनता है देखें। तो इक्वेशन 2 हमारे पास है x प्लस 2y इक्वल्स 3। अब इसमें x की जगह पे ये वाली वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा। x को उठा देंगे और उसकी जगह इस वैल्यू को बिठा देंगे। तो यहाँ आ गया 2 प्लस 15y अपॉन 7, ये x की जगह आ गया, प्लस बाकी सब कुछ सेम वैसे ही रहा। ठीक है, x की जगह क्या ऐसे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है क्योंकि वो x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। अब क्या करना है, एलसीएम ले लो 7, या सोचो कि सबको 7 से मल्टीप्लाई करा दिया। जैसे ही सबको 7 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहली टर्म क्या है, 2 प्लस 15y अपॉन 7। दूसरी टर्म क्या है, 2y। और तीसरी टर्म क्या है, 3। ये वाली मैंने दोबारा से लिखी। तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि इसके अपॉन में 7 है। तो इस 7 को हटाने के लिए, जो अपॉन में 7 है उसको हटाने के लिए मैंने इसको 7 से, इसको भी 7 से और इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो जब मल्टीप्लाई कराना है तो थ्रू आउट कराना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ ये कैंसिल हो गया। यही काम हम एलसीएम लेते टाइम करते हैं, पर किसी किसी बच्चे को उसमें दिक्कत रहती है कि एलसीएम को थोड़ा फिगर आउट नहीं कर पाते। तो ऐसे आप समझ सकते हैं इसको। तो बचा क्या आप देखते हैं, तो अपने पास बचा 2 प्लस 15y प्लस ये 7 टूज़ा हो गए 14y, और ये 7 थ्रीज़ा हो गए 21। इतना बन गया। ये y वाली टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स आपस में ऐड हो सकती हैं, इनको ऐड करा दिया। तो ये बन गया 29y इज इक्वल टू, ये 2 को उठा के आप इधर ले जाओ। जब 2 को हम उस तरफ ले गए तो ये बना 21 माइनस 2, ऐसा बन गया। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 19 अपॉन 29। ये जो मल्टीप्लाई वाला 29 है अपॉन में आ गया। तो ऐसा करने से मेरे को y का वैल्यू मिल गया। अब ये y का वैल्यू को आप लिखो नंबर 4। अब ये y के वैल्यू को आप ले जाके यहाँ पुट करोगे इक्वेशन नंबर 3 में, और वहाँ से आपको x मिलेगा। तो क्या बनेगा देखें, हम लिखते हैं इसमें कि यूजिंग, देखो पहले रेड वाला पोर्शन है, उसके नीचे ही आपने ब्लैक वाला पोर्शन सॉल्व करना है, फिर उसके नीचे ही फर्दर जो अभी लिख रहा हूँ वो करना है। इसको ब्लू में लिख देता हूँ। तो लिखेंगे यूजिंग 4 इन 3। ठीक है, तो ये जो 4 वाली वैल्यू है इसको 3 में ले गए। तो 3 क्या कहती है, x इज इक्वल टू 2 प्लस 15y अपॉन 7। ये हमारा 3 है। ठीक है, अगर ये 3 है
तो फिर इसमें जो है ना आप ये 4 वाला वैल्यू पुट कर दो, तो क्या बनेगा जी देखो, x इज इक्वल टू 2 प्लस 15, और यहाँ पे y का वैल्यू मैंने लिखा 19/29, ये y का वैल्यू आ गई यहाँ से, और अपॉन में है ये 7, ऐसे बस कुछ नहीं किया, y की जगह y का वैल्यू रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को x मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा जी देखो, 2 प्लस 15 को इससे मल्टीप्लाई करना है, देखो 15 को मल्टीप्लाई करना है 19/29 से, तो इसके अपॉन में 1 समझो, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाना है, ये इससे हो जाना है, अगर कुछ कैंसिल हो तो पहले कैंसिल कर सकते हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा देखें, 15 9 होते हैं 135, 13 बचे तो ये बना 280/29, अपॉन में 7 भी है सारे के, तो उसको मैं ऐसे साइड में करके ऐसे 1/7 भी लिख सकता हूँ, वो एक ही बात है, चाहे अपॉन 7 लिख दो चाहे साइड में ऐसे 1/7 लिख दो। तो इन दोनों को फिर से हमें ऐड करना है लाइक एलसीएम लेके, तो क्या बन जाएगा ऐड करके, इसके बाद ये बनेगा x इज इक्वल टू 1/7 इंटू, इनका एलसीएम आ जाएगा 29, ये बन जाएगा 58 प्लस 285, तो ये 1/7 इंटू, इन दोनों को ऐड कर लो तो 8 में 5 की 13 हो गई, और ये 28 प्लस 5 33, और 1 और है तो 34 अपॉन 29, तो 7 के टेबल में इसको कट करोगे तो 49 आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया 49/29। ठीक है, तो ये कहानी है सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या आया कि x का वैल्यू हमारा आया 49/29, और y का वैल्यू हमारा आया 19/29, ये बना अपना फाइनल आंसर। ठीक है जी, तो एक बार दोबारा से थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। देखें, प्रोसेस पे ध्यान देना। पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है इक्वेशन 1 से, आप चाहो तो 2 से भी शुरू कर सकते हैं जिसमें ईजी हो। ठीक है, अभी तो मैंने जस्ट आपको स्टेप्स याद कराने के लिए कराया कि आपने इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकाला, जो ये इक्वेशन 1 में x का वैल्यू आया इसको इक्वेशन 2 में पुट करा दिया, जहाँ x था इक्वेशन 2 में वहाँ हमने ये रख दिया। ठीक है, सॉल्व किया, सॉल्व करके हमें y का वैल्यू मिला, y का वैल्यू वापस ले जाके इस 3 में यहाँ पे रखा, जहाँ ये y था वहाँ पे ये y का वैल्यू रखा, और उसको जब सॉल्व किया तो अपने को ये x का वैल्यू मिला। बस इतनी कहानी है। इसको फिर से बताता हूँ, इक्वेशन 1 से हमने x का वैल्यू निकाला, जो y की x की वैल्यू आई उसको इक्वेशन 2 में x की जगह पे पुट कराया, उसको सॉल्व करके y मिला, y जो मिला उसको इक्वेशन 3 में रखा, वहाँ से अपने को x मिला। तो ऐसे ये स्टेप है। अब मैं यही क्वेश्चन आपको ना एक बार दोबारा से भी करके दिखाता हूँ, जस्ट टू एक्सप्लेन कि कैसे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन हमारे काम को कई बार आसान कर देता है। जैसे अभी मैंने क्या बोला था कि आपने इक्वेशन 1 से स्टार्ट करना है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इक्वेशन 2 से भी कर सकते हो स्टार्ट, जहाँ से आपको लगे कि यहाँ काम ईजी है। ठीक है, उससे मैंने क्या बोला पहले कि आपने x का वैल्यू निकालना है, पर ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप चाहो तो y का वैल्यू निकाल लो अगर आपको इजी लगे। अगर आपको लगता है कि इक्वेशंस ऐसी हैं कि y का वैल्यू तो बड़ी जल्दी मिल जाएगा तो y लेके चल पड़ो, y का जो वैल्यू आएगा उसको दूसरी इक्वेशन में y की जगह पुट कर दो तो x मिलेगा, x को इक्वेशन 3 में पुट करो y मिल जाएगा। तो ये चीज़ समझनी है। बेसिक आइडिया क्या है कि किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेना है, उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करना है, वहाँ से आपको उस वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, जो आएगी उसको इक्वेशन 3 जो बनी थी उसमें पुट कर देना है। ये कहानी है। अब हम इसको एक सेकंड इक्वेशन से स्टार्ट करके भी एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए, तो सेकंड इक्वेशन से मैंने स्टार्ट किया, इसमें से मैंने यहाँ से x का वैल्यू निकाला, 2y को उठा के उधर ले गया, ये बना 3 - 2y, इसका नाम रखा नंबर 3, ये 2 है और ये 1 है। तो इक्वेशन 2 को मैंने 2 से मैंने स्टार्ट किया, तो 2 से x का वैल्यू आया 3y - 2y, इसको 1 में पुट करा दिया, तो 1 में क्या आया, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको हर बार ना कि यूजिंग रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो अपने पास आया 7 × x - 15y इज इक्वल टू 2, ये अपनी इक्वेशन 1 है, उसमें x की जगह पे मैंने ये x का ये वाला वैल्यू रख देना है। तो x का वैल्यू कितना है 3 - 2y। अब इसको सॉल्व करो, तो 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, तो ये बन जाएगा 21, 7 × 2 = 14 - 15
इक्वल्स टू 2। तो ये बने 21, ये y वाले मिला दो, 29y इक्वल्स टू 2। तो इसको इधर ले गए, ये नेगेटिव है, इसको इधर ले जाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 को इधर ले आएंगे तो लेफ्ट में, तो ये बन जाएगा ऐसे। तो ये बने 19 इज इक्वल टू 29y, और यहाँ से y का वैल्यू आ गया 19/29 ऐसे। तो y का वैल्यू इजीली मिल गया। आप देखोगे इसमें कैलकुलेशन कम हुई, तो हमने सूटेबल, जहां आपको लगे ना कि इसमें जल्दी वैल्यू आएगी, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बना अपना नंबर 4। तो ये जो 4 आया इसको 3 में रखो, यूजिंग रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन स्टेप नंबर 4 इन 3। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्या मिला, 3 में हमारे पास लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। y का वैल्यू कितना आ चुका है, 19/29 ये आ चुका है। तो ये बना 3 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कैंसिल तो कुछ होता नहीं, तो ये ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 38/29। तो इनको एलसीएम ले लो, तो ये 29 3 जो है 87 होते हैं, -38/29। तो इसको माइनस कराओगे तो यहाँ तो 29 ही आ गए, 17 में से 8 गए 9, और 7 से 3 गया 4, तो ये वही वैल्यू आ गई जो पहले आई थी। तो ये है सीखने की बात, यह है कि जिस इक्वेशन से इजीली वैल्यू आती है, इजीली मतलब फ्रैक्शंस वगैरह ना क्रिएट हों, ठीक है, तो वहाँ से स्टार्ट आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एग्जाम्पल 5 है इसी एक्सरसाइज का। क्या कहता है इसमें, वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, हमें एक स्टेटमेंट दी है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, कोई पर्सन है आफ्ताब, अपनी बेटी को बोलता है 7 years एगो, कि 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। ठीक है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्राइकली। तो पहले हमने इसको एल्जेब्राइकली रिप्रेजेंट करना है, और फिर इसको ग्राफिकली एंड ग्राफिकली, और ग्राफ भी बनाना है बाय मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। ओके, तो सब्सटीट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करके दिखाना है। यहाँ मेरे ख्याल से ना इसने बोला रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्राइकली एंड ग्राफिकली, फिर एक और एंड आना चाहिए था बाय मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, सॉल्व करो बाय मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। चलिए खैर, फिलहाल हम इसको पहले एल्जेब्राइकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने पास दो लोग हैं, एक आफ्ताब है, उसकी डॉटर है। तो हम यहीं से दो वेरिएबल हमारे बन गए कि एज ऑफ आफ्ताब उसको हम एक्स ले लेते हैं, और उसकी डॉटर की जो एज है उसको वाई। तो हमने शुरू किया काम, लेट एज, कौन सी एज, ये भी हमें ध्यान रखना है, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। ठीक है, आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है उसको हमने क्या ले लिया, एक्स ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर उसको हमने ले लिया वाई ईयर्स। अब हम कंडीशन 1 पे ध्यान देते हैं। कंडीशन 1 में वो कहता है 7 years एगो, तो आपने लिख देना है यहाँ 7 years एगो। ठीक है, 7 years एगो, उसको अंडरलाइन कर दिया। 7 years एगो एज ऑफ आफ्ताब क्या होगी। अभी हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ लिखना है कि एज ऑफ आफ्ताब, जो पर्सन आज x ईयर्स का है, 7 years एगो, आज से 7 साल पहले उसका एज होगा 7 साल कम होंगे। जैसे मान लो आज अगर कोई 40 years का है, तो 7 साल पहले वो 33 का था, उसमें से 7 हमने कम करा दिए। तो बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा कि अगर हमें 7 years एगो उसका एज पता लगाना है, तो वो हो गया x माइनस 7 years। सिमिलरली एज ऑफ डॉटर, डी फॉर डॉटर, वो भी 7 years कम हो गई। ठीक है, अब वो कहता है कि इन दोनों में, क्या कहता है, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मीन्स कि ये जो नंबर है, जो आफ्ताब की एज थी, ये उसकी डॉटर की एज का 7 times है। 7 times मतलब जैसे कि अगर मान लो ये बच्चा 6 year का है, तो वो इसका 7 time मतलब 42 years का है। तो मुझे इक्वेशन क्रिएट करनी है,
इन दोनों में इक्वालिटी क्रिएट करनी है, तो जो कम नंबर है उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों इक्वल हो गए। बस यही कॉन्सेप्ट हमने लगाना है। तो क्या किया, इससे इक्वेशन बनाने के लिए हमने दोनों लिखे नंबर, ये आफ्ताब है और ये उसकी डॉटर है। तो ये तो मान लो 6 ईयर हैं, ये 42 हैं। इक्वालिटी क्रिएट करने के लिए उसने बोला कि 7 टाइम्स है, तो इसको जो कम है उसका 7 टाइम कर देना है। तो ये बन गया। तो यहाँ से अपने पास आ गया x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, 7 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो x, ये 7y को इधर ले गए, माइनस 7y, फिर ये माइनस 49, इस 7 को इस तरफ ले आए उठा के, माइनस का तो प्लस हो गया। x माइनस 7y इज इक्वल टू, ये बन गया अपना माइनस 42, और ये बना इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्वेशन 1 बन गया। ठीक है, अब हम बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2। ये 7 ईयर्स एगो वाली कंडीशन से एक इक्वेशन मिल गई। आपने इसके नीचे लिखते चलना है, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। तो दूसरी कंडीशन है, वो कहता है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अब के प्रेजेंट टाइम के 3 ईयर्स बाद। तो लिखेंगे 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, या कभी कभी इसको हैंस भी लिख देता है, वो एक ही बात है। फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो आफ्ताब का एज कितना हो जाएगा, एज ऑफ आफ्ताब, जो आज x ईयर्स का है, 3 साल बाद वो x प्लस 3 का हो जाएगा, उसकी एज 3 ईयर्स बढ़ जाएगी। सिंपल कंसेप्ट है। और एज ऑफ डॉटर, वो y ईयर्स की आज, उसकी भी एज 3 ईयर्स बढ़ जाएगी। अब वो कहता है कि जो है मैं थ्राइस के इक्वल होऊंगा, मीन्स के जो फादर की एज है वो डॉटर के 3 टाइम्स के इक्वल है। जैसे मान लो फादर सपोज 39 का है, डॉटर 13 की है, तो उसके 3 टाइम्स के इक्वल है। 13 3 ज़ा 39। ऐसे इक्वालिटी क्रिएट करने के लिए जो डॉटर की एज है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो तब हमारे पास इक्वेशन बनेगी। तो मैंने वही काम किया, यहाँ पे जो डॉटर की एज है उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करा दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो चलिए, ये बन गया अपने पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। ठीक है, तो x और y वालों को एक तरफ करा लो, ये 3y हम इधर ले आए, और ये बना 9 माइनस 3। तो ये बन गया जी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये बना अपना इक्वेशन नंबर 2, ये बन गया। अब देखो क्या क्या काम हो गया। उसने बोला था रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्राइकली, तो एल्जेब्राइकली तो ये हो गया काम। अब वो कहता है ग्राफिकली भी इसको रिप्रेजेंट करो सिचुएशन को, तो इसका ग्राफ बना देना, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद कहता है बाय मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन इसको सॉल्व करना है। तो सब्सटीट्यूशन से सॉल्व कैसे होगा वो अभी बता देते हैं। तो अब फाइनली हमारे पास जो है ना, इस क्वेश्चन में हम कहाँ पहुँच गए, हमारे पास आ गया एक इक्वेशन है ये कि x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू निकालता हूँ x का। इक्वेशन नंबर 2 से x का वैल्यू निकाला, 3y को उठा के इधर ले गए, माइनस का है तो इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, इसका नाम रख लेते हैं 3। फिर लिखते हैं यूजिंग दिस रिलेशन नंबर 3 इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमने 2 से वैल्यू निकाल ली है ना, तो 1 में जाएगा इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ठीक है, इसमें x का वैल्यू डाल दो, ये x का वैल्यू है 6 माइनस 6 प्लस 3y, ये x की जगह आ गई यहाँ से ये वाली वैल्यू, और माइनस 7y इज इक्वल टू हो गया माइनस 42। तो ये क्या बन गया 6, ये 3y और माइनस 7y, 3 माइनस 7 तो बचते हैं माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 42। इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये बना 6 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 42। तो इस 4y को इधर ले आओ, ये प्लस का हो गया, माइनस 42 को इधर ले जाओ तो ये प्लस हो गए, माइनस का 42 इधर जाके प्लस हो गया। 6 प्लस 42 बिकम्स 48, और ये जो y के साथ में 4 है ये यहाँ पे अपॉन में आ गया और कैंसिल हुआ,
तो y का वैल्यू मेरे को मिल गया 12। इसका नाम हमने रखा रिजल्ट नंबर 4। इस 4 को हमें 3 में यूज़ करना है, तो हमने लिखा, ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ कि यहाँ तक आए, फिर यहाँ के बाद यहाँ और इसके बाद यहाँ है, ठीक है। तो ये y का वैल्यू जो 12 आया इसको हमने 3 में लिखा, यूजिंग वैल्यू ऑब्टेन्ड इन रिलेशन नंबर 4 इन रिलेशन नंबर 3, ठीक है। तो 3 हमारे पास है, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y। तो यहाँ से बना x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 12, तो यहाँ 12 आ गया। x इज इक्वल टू 6 प्लस ये 12 3 हो गए 36, तो x का वैल्यू बना 42। अब आप सोचो कि x किसकी वैल्यू थी, उसके फादर की। तो यहाँ से अपने को जो फाइनल सॉल्यूशन मिला वो है हेंस एज ऑफ आफ्ताब, वो है 42 ईयर्स, और जो उसकी डॉटर है उसकी एज है 12 ईयर्स। तो ये है अपना सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इन अ शॉप cost of 2 pencils and 3 erasers is ₹9 and cost of 4 pencils and 6 erasers is ₹18. Then find the cost of each of the pencil and each of the eraser. तो हम इसमें क्या करेंगे, देखें पहले तो इसमें कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर, ये दो वेरिएबल हमें मिल गए। तो हम इनको अज्यूम कर लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल, उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो है ₹X, एंड कॉस्ट ऑफ ईच इरेज़र वो अज्यूम कर लेते हैं ₹Y, ठीक है। अब कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग चलते हैं। कंडीशन 1 क्या कहती है कि हमारे पास 2 पेंसिल्स हैं और 3 इरेजर्स, उनका कॉस्ट है ₹9। तो 2 पेंसिल हैं तो हो जाएगा उनका प्राइस 2x, बिकॉज एक पेंसिल का प्राइस अगर x रुपीज़ है तो 2 पेंसिल्स का हो जाएगा 2x। और 3 इरेजर्स हैं तो उनका हो जाएगा 3y, और मिला के हो गया 9, ठीक है। तो ये 9 आ गया। उसके बाद जो है कंडीशन 2, कंडीशन 2 में है 4 पेंसिल्स हैं तो उनका प्राइस हो जाएगा 4x, और 6 इरेजर हैं उनका प्राइस हो जाएगा 6y इज इक्वल टू है 18, ठीक है। और तो अपने को फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो 2 यहाँ 2 आया, यहाँ 4 है, तो 2 2 ज़ा 4, ये 3 2 ज़ा 6, और यह 9 2 ज़ा 18। मीन्स मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ इस बात पे कि A1/A2 का वैल्यू है 2/4, विच मीन्स 1/2, और B1/B2 इसका वैल्यू है 3/6, विच अगेन मीन्स 1/2, और C1/C2 इसका वैल्यू है 9/18, और ये हो जाएगा 1/2। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, इससे हमने ये देखा कि A1/A2 इज इक्वल टू आ गया B1/B2, और इज इक्वल टू हो गया C1/C2, तीनों इक्वल हो गए। इन तीनों के इक्वल होने का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है लाइंस आर कोइंसिडेंट, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, माने x और y की कोई एक वैल्यू नहीं आ सकती, इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती हैं। तो अब मन में क्वेश्चन आएगा कि हम वो वैल्यू फाइंड कैसे करें, ठीक है। इनफाइनाइट तो है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है,
आप किसी एक वेरिएबल को ना अपनी तरफ से एक वैल्यू दे दो, कोई भी उसको असाइन कर दो वैल्यू। तो हमने लिखा लेट y इज इक्वल टू के, वाई को हमने एक वैल्यू दे दी k। तो इक्वेशन 1 से जो है पुट y इज इक्वल टू के इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जाके y इज इक्वल टू के पुट कर दो। तो यहाँ से आएगा 2x प्लस 3k इज इक्वल टू 9। तो ये 3k को उठा के इधर ले जाओ, तो यहाँ से आया 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3k, ठीक है। और x इज इक्वल टू आ गया 9 माइनस 3k, और ये 2 यहाँ से आ गया अपॉन में। तो x की वैल्यू ये वाली आ गई, और y का वैल्यू हम पहले ही अज्यूम कर चुके हैं कि y का वैल्यू k है, ठीक है। यहाँ पे कोई बच्चा कहेगा सर अगर हम y की बजाय x का वैल्यू k ले लें, तो बिल्कुल ले सकते हैं, वो जस्ट दोनों में से एक ही लेना है, तो मैंने y ले लिया, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं, क्या ये सोल्यूशन है? इसको भी चेक करना है इस इक्वेशन में पुट करके, ठीक है। तो हमने इन दोनों को इक्वेशन 2 में पुट करा दिया। तो इक्वेशन 2 से मेरे को क्या मिला? 4 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 9 माइनस 3k बाई 2, और प्लस 6y, y का वैल्यू है k इज इक्वल टू 18। मीन्स ये इसको जो है ना सॉल्व करते हैं, देखते हैं इससे लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड आता है कि नहीं आता है। तो ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसको 9 को, फिर इसको 3 को, तो 2 9 ज़ा 18 और 2 3 ज़ा 6k प्लस 6k इज इक्वल टू 18, और ये कैंसिल आउट हो गया। तो 18 इज इक्वल टू 18 आ गया, विच इज़ ट्रू। मीन्स कि ये जो सोल्यूशन है ये इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसका भी ये सेटिस्फाई करता है, इसको भी सेटिस्फाई करता है, तो ये सॉल्यूशन हो गया। अब हम लिखें क्या? देखो थोड़ा इसको ना समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे कि जो सॉल्यूशन आया है ना हमारा सॉल्यूशन, वो क्या आया है कि y इज इक्वल टू के एंड x इज इक्वल टू 9 माइनस 3k बाई 2, ठीक है। ये आ गया, ये सॉल्यूशन आएगा। तो अब जैसे जैसे आप k को अलग अलग वैल्यू असाइन करते जाएंगे, तो इसकी जो है ना वैल्यूज़ आपको आनी शुरू हो जाएंगी। बट अब मन में ये क्वेश्चन आता है कि हम क्या कितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर सकते हैं, लाइक तो उसके लिए ना एक आपको मतलब ये आंसर आ गया, यहाँ आपका काम तो हो गया एक तरह से फिनिश। अब आपको थोड़ा थॉट प्रोसेस लगाना है, सोचना है कि अगर कोई बच्चा सोचेगा कि अगर मैं k का वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए 4 रख देता हूँ तो क्या होता है। मैंने लिया कि k जब 4 होगा तो y का वैल्यू तो 4 बन गया, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या बना? तो x का वैल्यू देखते हैं चेक करके, ऐसे बन गया, ठीक है। और ये बन गया एक तरह से 12, तो 9 में से 12 जाएंगे तो आया -3/2, तो x का वैल्यू तो नेगेटिव आ गया, जबकि x क्या था हमारा? x तो किसी जो है ना पेंसिल का कॉस्ट है। अब पेंसिल का जो कॉस्ट है वो मिनिमम 0 हो सकता है, ठीक है ना, उससे कम तो नहीं होगा, नेगेटिव में तो नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम लिखते एक बार ना चेक करते हैं कि ये 0 कब होगा। ये 0 होगा जब k का वैल्यू 3 है, जब k का वैल्यू क्या होगा 3। आप देखो चेक करके, अगर आपने k का वैल्यू 3 लिया, k का वैल्यू हमने 3 लिया, तो x का वैल्यू क्या बन जाता है? तो y बन गया। तो x का वैल्यू आ जाएगा उस केस में 3 इंटू 3/2, ये 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 9 0, तो 0 आ गया। मतलब अगर हम y का वैल्यू 3 लेते हैं, इरेजर का प्राइस 3 लेते हैं, तो फिर पेंसिल का प्राइस 0 हो जाता है। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि पेंसिल फ्री में हो। अगर ऐसा सिचुएशन है कि इरेजर लो और साथ में पेंसिल फ्री है, तब तो ये सिचुएशन पॉसिबल है, ठीक है, अदरवाइज नहीं। इसका मीनिंग समझें। तो और क्या फिर है कि जो k का वैल्यू है वो 3 या 3 से कम होना चाहिए, बट अगेन इसके ऊपर भी वही कंडीशन है कि इसका वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से मेरे को समझ में आया कि जो k का वैल्यू है वो 3 या 3 के बीच में हो, और ये फिर सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका आंसर हमें ढूंढना है। अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने क्वेश्चन डाला हुआ है यहाँ पे, तो हम इसकी लिमिट्स
जो है ना कॉमन सेंस से लगा सकते हैं कि किसी भी चीज़ का प्राइस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमने देख लिया कि नंबर नेगेटिव कब होने लगा, ठीक है। तो वहाँ हम जो है इसको नेगेटिव होने, यहाँ बल्कि मुझे 3 की बजाय ना यहाँ 4 लिखना चाहिए, क्योंकि 4 पे जाके वो बन रहा है नेगेटिव। 4 3 सा 12 है ना। 10 कब बनेगा, ये 10 बनेगा एक तरह से जब यहाँ 10/3 हो, है ना। तो मुझे यहाँ वैल्यू डाल देनी चाहिए 10/3, ताकि क्योंकि उस पर 10 बन जाएगा और नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, है ना। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या लिया, एक मिनट, इसको जो है ना यहाँ पे फाइनल नहीं करते अभी आंसर को, इसको देखते हैं थोड़ा सा और। देखो जी, तो हमें ये समझना है कि जो किसी भी चीज़ का प्राइस है ना, किसी भी चीज़ का प्राइस है, वो जीरो या जीरो से तो बड़ा होगा, या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। तो इससे हमें पता चल गया कि एक्स का वैल्यू भी जीरो या जीरो से बड़ा होगा, वाई का वैल्यू भी जीरो या जीरो से बड़ा होगा। तो यहाँ से पता चला कि के जो है वो जीरो या जीरो से ग्रेटर है, ठीक है। नेगेटिव में तो होगा नहीं। अब इसमें अगर एक्स हमारा जीरो या जीरो से ग्रेटर है, तो इस इनइक्वालिटी को हम जीरो या जीरो से ग्रेटर रख देते हैं ऐसे। तो हमने ये टू के जो है ना दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दिया। जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ये बन जाएगा। तो यहाँ तो ये टू से टू कैंसिल हो गया, ये आया 9 - 3 के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस 3 के को उठा के इधर ले जाओ, तो 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के, 3 को डिवाइड करा दो दोनों साइड। तो यहाँ से मेरे को मिला कि जो के का वैल्यू है वो 3 या 3 से लेस है। जो के का वैल्यू है वो कितना आ गया, 3 या 3 से लेस। तो आप इस तरीके से सोचेंगे तो इट वुड बी मच ईजियर, ठीक है। तो अब यहाँ से के की जो लिमिट्स मेरे को मिली हैं फाइनली, वो मिली कि वो 0 या 0 से बड़ा है, 3 या 3 से लेस है। बस ये कहानी बनेगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड दिस, विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर। अब यहाँ कई बार जो हिंदी में जो रेल जो वर्ड है ना वो रेलगाड़ी को बोल देते हैं, ठीक है। बट यहाँ रेल्स का मीनिंग है रेल, जो ट्रेन है उसकी पटरी, जो ट्रेन की पटरी होती है उसको बोलते हैं। तो एक जो पटरी है उसका इक्वेशन ये है और दूसरी पटरी का इक्वेशन ये है, ठीक है। तो अपने को ये बताना है कि क्या ये इक्वेशंस अगर एक दूसरे को कहीं पे क्रॉस करेंगी, ठीक है। तो ये कहानी है। तो अब देखते हैं जी इसका सॉल्यूशन। तो जो हमें इक्वेशंस दी हैं एक बार उनको जो है लिख लेते हैं, और जो दूसरी इक्वेशन है वो भी हमने लिख दिया, ठीक है। तो उसने खाली ये पूछा है कि विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर, क्या रेल्स एक पटरियाँ एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करेंगी। तो बेसिकली वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि वो पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। सॉल्यूशन नहीं पूछा उसने। तो हम इस चीज़ को जो है ना सिर्फ क्राइटेरिया से सॉल्व करेंगे। तो हमने A1/A2 फाइंड किया, ठीक है। तो A1/A2 बना 1/2। फिर हमने B1/B2 फाइंड किया, वो बना 2/4 विच इज़ 1/2, ठीक है। और C1/C2 बनेगा -4/-12, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/3। तो यहाँ से हम एक चीज़ देख पा रहे हैं बच्चे कि A1/A2 इज इक्वल टू आ गया B1/B2, ये दो तो इक्वल हैं। बट जो थर्ड वाला है दैट इज़ नॉट इक्वल टू दीज नंबर्स, तो C1 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ये कंडीशन किसकी होती है, ये कंडीशन होती है कि लाइंस आर पैरेलल। यहाँ से आ गया लाइंस आर पैरेलल। तो पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, दे विल नॉट इंटरसेक्ट। जो पैरेलल लाइंस हैं वो तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो उसने जो क्वेश्चन पूछा है ना उसका आंसर आ जाएगा नो। तो लिखेंगे रेल्स विल नेवर क्रॉस ईच अदर। तो एक तरह से आप यहाँ पे देखोगे कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन उसने शो करने की कोशिश की है।